Hello everyone, welcome to my channel Judiciary with Anusha. Today we are going to deal with the Dowry Prohibition Act 1961. I have started a series जहाँ पर मैं सारे माइनर लॉज जो यूपी जुडिशरी में आते हैं वो कवर करूँगी वर्ड टू वर्ड, जिसके अंदर मेरे बेयर एक्ट में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन सबको तो अच्छे से एक्सप्लेन कर ही रही हूँ. ऊपर से हाईलाइटेड बेयर एक्ट भी प्रोवाइड करूँगी मैं. नाउ सी एज यू ऑल नो, ये जो रेड बॉक्सेस में मैंने बना रखे हैं ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड थे, हर एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आपको एक सजेशन है कि आप एक चार्ट ही बना लो जिससे कि आप एक ही बार में सारे बेयर एक्ट्स के ऐसे याद कर सकते हो. नाउ डेफिनेशन ऑफ डाउरी. तो इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. या तो दे दी गई है या अग्री करी गई है कि हाँ शादी हो जाएगी तब हम आपको ये देंगे, ऐसा करेंगे. या तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है. बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू अ मैरिज, बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू अ मैरिज, और बाय एनी अदर पर्सन और टू ईदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन. तो जितना ज़्यादा मतलब डाउरी की अगर आप डेफिनेशन इसको रीड करोगे तो आप रियलाइज़ करोगे हर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करी है कि डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है. फिर एक पार्टी टू अ मैरिज दूसरी पार्टी को दे रही है, बाय पेरेंट्स ऑफ द ईदर पार्टी या फिर पेरेंट्स नहीं तो कोई और, टू ईदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन. हर किसी को इंक्लूड करने की कोशिश करी है. नाउ अब एट और बिफोर, एट शादी के टाइम, शादी से पहले, और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, तीनों सिचुएशन कवर करिए इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज, बट डज नॉट इंक्लूड मेहर इन द केस ऑफ पर्सन टू whom द मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज. नाउ अब इधर द एक्सप्रेशन वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज़ द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 30 ऑफ द IPC. तो आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन एज पर BNS और IPC देख सकते हो. नाउ जो इम्पोर्टेंट है, अब आप जब इस एक्ट को पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो अब इसके अंदर क्या पनिशमेंट है, दैट if any person after the commencement of this act gives, अगर दे रहा है, ले रहा है या abates the giving or taking of dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which may not less than be 5 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry, whichever is more. Now, provided that the court may, for adequate and special reason to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years. So basically आपको ये एक छोटा सा वो बना के रखना ही है अपने कन्वीनियंस के लिए कि अगर कोई भी इंसान सबसे पहले तो गिव, टेक और अबेट्स द गिविंग और दिस ऑफ द डाउरी, राइट. फिर ही शैल बी, क्या लिखा है, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में नॉट बी, देखिए लिखा हुआ है नॉट बी लेस देन 5 years. लेकिन अगर प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में अगर वो कोई एक एडिक्वेट रीज़न दे दे, एडिक्वेट एंड स्पेशल रीज़न जज दे दें, तो वो लेस देन, टर्म ऑफ लेस देन 5 years भी दे सकते हैं. तो वैसे ही क्या देना है, इट इज़ दैट इज़ नॉट लेस देन 5 years which with fine which shall not be less than, plus with fine 15,000, or the value of dowry. Now, nothing in subsection 1 shall apply to
अब यहाँ पर आपका आ गया एक्सेप्शन, तो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं कि प्रेजेंट विच आर गिवन, प्रेजेंस which are given at the time of the marriage to the bride without any demand having been made in that behalf, provided that such presents are entered in the list maintained in accordance with the rules made under this act. Presents which are given at the time of the marriage to the bridegroom without any demand having been made in that behalf, राइट तो ये सब चीज़ें उसमें आप इंक्लूड नहीं करोगे डाउरी की, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लिस्ट में लिख दोगे कि ये सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है डाउरी में, क्योंकि ये बिना किसी डिमांड की दी जा रही है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय और बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड, such presents are of customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom or on whose behalf such presents are given. कीपिंग इन माइंड कि कोई भी एस्पेक्ट छूट ना जाए, मतलब आप ब्यूटिफिकेशन देखो माइनर लॉ की कि इसके अंदर इन्होंने दो इसको एक्सेप्शन में रखा, बट कीपिंग दिस इन एक्सेप्शन दे हैव ऑल्सो ब्यूटिफुली मेंशन कि ये भी देखा जाएगा कि ये जो प्रेजेंस दिए जा रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज विदाउट एनीबडी डिमांडिंग, लेकिन अगर इट शुड नॉट बी एक्सेसिव हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन बाय whom or on whose behalf it is given, especially on the behalf of the bride or any person related to the bride. Now, section 4 क्या बात करता है? Punishment for demanding dowry. If any person demand directly or indirectly from the parents or other relative or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punished with imprisonment for a term which may not be less than 6 months, but which may extend to 2 years with fine which may extend to 10,000 rupees. तो देखिए सबसे पहले तो अब अगर आप इसको प्रिपेयर करो तो आपको पता होना चाहिए कि पनिशमेंट किस सेक्शन में कौन सी पनिशमेंट और कितनी पनिशमेंट है. नाउ provided that the court may, for adequate and special reason to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term less than 6 months. जैसे अभी पीछे पढ़ा था वैसे ही सेम यहाँ भी लिखा हुआ है, बस इस बार इसमें क्या हो गया कि इन्होंने पनिशमेंट क्या कर दी है, less than 6 months to 2 years plus that can extend to 10,000. बस. Now, ban on advertisement. If any person offers through an advertisement in any newspaper, journal, through any other media, any share in his property or of any money or both as a share in any business or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative, and B, कि if any person prints or publish or circulates any advertisement referred to in clause A, he shall be punishable with imprisonment for a term which may not be less than 6 months but which may extend to 5 years or with fine which may extend to 15,000 rupees. Again, अब यहाँ पे क्या लिखा है, less than 6 months जो extend हो सकता है 5 years तक plus 15,000. Again, the same thing, proviso that the court may, for adequate and special reason to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term less than 6 months. तो ये आपसे क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुका है प्रोवाइडेड वाला, तो आपसे हो सकता है एमसीक्यू पे पूछा जा सकता है क्या 6 मंथ से भी लेस सज़ा मिल सकती है. तो जिसने प्रोवाइडेड पढ़ा होगा उसको पता है कि हाँ मिल सकती है, लेकिन जजमेंट को एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस जजमेंट में होने चाहिए ना. Any agreement for the giving or taking of dowry shall be void. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो ये इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 5. नाउ सेक्शन 6 आपका ना मीन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. नाउ वेयर
एनी डाउरी इज रिसीव्ड, अगर कोई डाउरी रिसीव करी गई है बाय एनी पर्सन अदर देन द विमेन इन कनेक्शन विद हुज मैरिज इट इज गिवन, डाउरी रिसीव करी गई है बाय एनी पर्सन, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द विमेन. ऑब्वियसली इसीलिए उन्होंने विमेन को वहां से हटा दिया है. तो अब ऐसे आपको पढ़ना है इसे, वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द विमेन. नाउ इफ द डाउरी वॉज रिसीव्ड बिफोर मैरिज, अगर शादी से पहले डाउरी रिसीव हुई थी विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज. मैरिज मान लीजिए मैरिज हुई है 10 सितंबर, तो 10 सितंबर देन अक्टूबर, नवंबर एंड 10 दिसंबर तक आपको डाउरी रिटर्न कर देनी है टू द विमेन. इफ द डाउरी वॉज रिसीव्ड एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट. वो आपको पता है कि शादी के टाइम मिली है या शादी के बाद मिली है, तो जिस दिन आपको डाउरी मिली है उसके 3 महीने आफ्टर द डेट ऑफ रिसिप्ट. अब यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3 months कहाँ से, डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ रिसिप्ट, ये सब अब आपको उसी अकॉर्डिंगली पढ़ना है. रिसीव्ड बिफोर मैरिज, रिसीव्ड एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज, लेकिन ये क्या है 3 months, ये भी याद रखिए. नाउ इफ द डाउरी वॉज रिसीव्ड व्हेन द विमेन वॉज अ माइनर विद इन 3 months आफ्टर शी हैज अटेन द एज ऑफ 18 years. ए एंड सी तो याद हो जाएगा, बी थोड़ा कंफ्यूज करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका. एंड पेंडिंग सच ट्रांसफर शैल बी, अगर मतलब अभी तक आपने नहीं दिया है तो उसको कंसिडर किया जाएगा ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन. नाउ if any person fails to transfer any property as required by subsection 1 within the time limit, जो time limit था 3 महीने उससे आप फेल हो गए हो, नहीं दिया है, और as required by subsection 3, he shall be punishable with imprisonment for a term which may not less than be 6 months but may extend to 2 years, or with fine which shall not be less than 5,000 but which may extend to this. तो अब क्या है, अगेन इसके अंदर है 6 months to 2 years, 5,000 to 10,000, राइट. ये है आपको, मतलब ऐसे ही शॉर्ट में लिख दो तो थोड़ा जल्दी आसानी सब समझ सकते हो कि अब आपको क्लियर हो रहा है. there's this mistake that I'm been doing. ये लेस देन नहीं होना है यहाँ पर भी लेस देन नहीं होना है, ठीक है. नाउ अब ये पढ़ना है सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है. नाउ वेयर द वुमेन entitled to any property under subsection 1 डाइज बिफोर रिसीविंग इट, मतलब डाउरी में आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी और अब आपको 3 महीने में प्रॉपर्टी उसे देनी थी, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, तो द heirs ऑफ द वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इट फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग इट. तो किसको दे दोगे, उनके बच्चों को. provided that where such women dies within 7 years of her marriage. अब यहाँ पर एक नई चीज़ है कि such women dies within 7 years of her marriage, otherwise then due to natural causes. Such property shall, if she has no children, be transferred to her parents. If she has children, be transferred to such children. And pending such transfer be held in trust for such children. 2 situations दे रखी, इसीलिए ये मेंस में आने वाला क्वेश्चन है. Now, where a person convicted under subsection 2 for failure to transfer any property as required by subsection 1 or subsection 3 has not, before his conviction under the subsection, transferred such property to the women entitled thereto, or as the case may be, to parents, children, or her heirs, the court shall, in addition to awarding punishment under subsection
direct by order in writing that such person shall transfer the property to such woman or as the case may be within such period as may be specified in the order, and if such person fails to comply with the direction within the period so specified, an amount equal to the value of the property may be recovered from him if it were a fine imposed, ऐसा माना जाएगा कि if it were a fine imposed by such court and paid to such women as the case may be. Nothing contained in this section shall affect the provision of section 3 and section 4. Again section 3 and section 4 क्या है? section 3 क्या था? penalty for giving or taking dowry. ये क्या है? for demanding dowry. देन अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो तब है, और 6 में आपका पूरा वो लिखा हुआ है कि आपको डाउरी देनी है, अगर आपने दे दी है तो रिटर्न वाली चीज़ है. नाउ वेर अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर दिस फॉर फेलियर टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड दिस बिफोर हिज कन्विक्शन, यहाँ पे की वर्ड क्या है कि बिफोर हिज कन्विक्शन अंडर दिस सबसेक्शन ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू द वुमेन. तो कोर्ट जब उसका कन्विक्शन हो रहा होगा, पनिशमेंट मिल रही होगी, उससे पहले कोर्ट एक टाइम देगा कि इतने में दे दो, तब भी नहीं देता है तो फिर उसको ये करना पड़ेगा. Now, cognizance of offence. Nothing, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, no court inferior to that of Metropolitan Magistrate या Judicial Magistrate of the first class shall try the offence under this. No court shall take cognizance of an offence except upon its own knowledge or a police report of the fact which constitutes such offence, a complaint by the person aggrieved by the offence. It shall be lawful for a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class to pass any sentence authorized by this act on any person convicted this. For the purpose of this subsection, recognized welfare institution or organization means a social welfare institution or organization recognized in this behalf by the central or state government. Okay. तो यहाँ पर रिकग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं. Now, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, a statement made by the person aggrieved by the offence shall not subject such person to a prosecution under this act. Now, the CRPC shall apply to offences under this act if they were cognizable offence for the purpose of investigation and this. Now, every offence, ये question आता है non bailable and non compoundable है, ये आता है question. Where any person is prosecuted for taking or abating the taking or any dowry under section 3, तो आपको जो section 3 है उसके साथ ही इसे पढ़ना है. और the demanding of dowry under section 4, the burden of proving that he had not committed an offence under those sections shall be on him. तो burden of proving on the person जो guilty है. Now, dowry prohibition officer एक है. Now, the state government अपॉइंट करेगी, ये पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, और उसके क्या है टू सी कि प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कंपाइल हो रहे, प्रिवेंट करे जितना भी पॉसिबल है, कलेक्ट करे एविडेंस टू परफॉर्म एनी सच एडिशनल function. The state government may, by notification in the official gazette, confer such power of a police officer as may be specified in the notification. Now, the state government, for the purpose of advising and assisting dowry prohibition officer, act as an advisory board, consist of not more than 5 social welfare workers, जिसके अंदर 2 women होनी चाहिए. Power of making rules किसके पास है? Central government. The state government may, by notification of the official gazette, make rule. Yes. See, ये छोटा सा एक्ट था, लेकिन इसके अगर अब इस एक्ट की अगर आपको देखना है कि इस एक्ट में क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट में हर छोटे से छोटी चीज़ की पनिशमेंट दे रखी है. अगर हमें पनिशमेंट देखना होगा तो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4A, सेक्शन 6, तो 4 पनिशमेंट्स आपको मिल रखी हैं. तो ये पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. एक छोटा सा आप चार्ट इसके लिए बना सकते हो.
बाकी अगर आपको कंपाइल्ड चार्ट चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.